नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आज एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ राजस्थान जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत बीकानेर का राठौड़ राजवंश के भागदित्य के पाठस्थल के अंदर आज बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित साथियों चर्चा करेंगे अन्य शासकों की, जिसमें आज जो चर्चा करेंगे सर्वप्रथम साथियों वह रहेगा बीकानेर के सर्वप्रथम राव की उपाधि धारण करने वाले यानी महाराज की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक महाराजा राय सिंह जी की। अन्य शासकों की जो चर्चा है साथियों उनका अध्ययन हम लास्ट वीडियो में 2 भागों के अंदर कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अगले शासक की, लेकिन उससे पहले साथियों अगर आपको मेरे द्वारा बीकानेर के राठौड़ राजवंश का जो इतिहास की यह वीडियो के अंतर्गत जो अध्ययन करवाया जा रहा है इतिहास से संबंधित, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो जाइए एक बार इस वीडियो को जाकर शेयर कीजिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आपके पास उपलब्ध है वहां इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पर आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल जीके विद मिस्टर सिंह, फेसबुक पेज जीके विद मिस्टर सिंह, इंस्टाग्राम पेज जीके विद मिस्टर सिंह व अन्य सभी प्लेटफॉर्म जो भी जीके मिस्टर सिंह है उसे ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान तो की परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो भी है टेलीग्राम चैनल जीके मिस्टर सिंह सबसे पहले सबसे आगे डाले जाते हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए जाकर। और जैसा कि आपको पता है राजस्थान के अंदर बहुत ही जल्दी कंप्यूटर निदेशक की भर्ती होने जा रही है, जिसमें 10,157 कंप्यूटर निदेशक की भर्ती हो जा रही है। तो आप उसकी भी तैयारी इसी YouTube चैनल पर जीके मिस्टर सिंह बहुत ही जल्द शुरू करवाई जाएगी। आप जल्द अति शीघ्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं साथियों। हम बहुत जल्द राजस्थान की भर्ती, आगामी भर्ती कंप्यूटर निदेशक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो कोर्स है वह हम शुरू करेंगे बहुत जल्द इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के कंप्यूटर निदेशक की तैयारी करने वाले यूथमंग अभ्यर्थी तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आइए आज साथियों और समय ना लेता हुआ एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में हैं आम, अगर हो जिंदा तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का है काम। तो आइए साथियों शुरू करते हैं बीकानेर राठौड़ राजवंश के अंतर्गत अगले शासक बीकानेर के, जिन्होंने सर्वप्रथम बीकानेर के शासकों में महाराजा की उपाधि धारण करी। चर्चा करेंगे इनके बारे में, क्या था इनका कार्यकाल और किसने इन्हें महाराज की उपाधि प्रदान की, कौन कौन से शासकों का इन्होंने सहयोग किया, किस अभियान पर अकबर द्वारा इनको भेजा गया, नागौर दरबार के अंतर्गत क्या हुआ, इन सभी विषयों पर आइए चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं महाराजा राय सिंह जी की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बीकानेर के, इसे हम स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि बीकानेर से संबंधित साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं महाराजा राय सिंह जी। क्योंकि अगर हम बात करें शुरू से जो राव जोधा जी से स्थापना उनके जो थे उत्तर राव बीकानेर स्थापना करी, फिर लूनकरण जी, राव जयसिंह जी, राव कल्याणमल जी। तो राव कल्याणमल जी जो थे उन्होंने मुगल दरबार के अंदर यानी जो नागौर के अंदर नागौर दरबार लगा था 3 नवंबर 1570 को अकबर द्वारा लगाया गया था आई छतरपुर दुर्ग में नागौर के अंदर। वहां पर कल्याणमल जी अपने दोनों पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और महाराजा राय सिंह जी को लेकर गए थे, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ थे उनका शासन के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह किसी भी शासन या राजा नहीं बनना चाहते थे। तो क्योंकि वह उनका जी लगन थी वह साहित्य के अंदर थी, वह उच्च कोटि के विद्वान थे और साहित्य में अपनी रुचि रखते थे। तो इनके बाद यानी राव कल्याणमल जी के बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़ और इनके छोटे पुत्र थे राय सिंह जी। तो पृथ्वीराज राठौड़ जी के दिलचस्पी ना होने की वजह से इनके छोटे पुत्र राव कल्याणमल जी के छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के छोटे भाई महाराजा राय सिंह जी को बीकानेर का शासन नियुक्त किया। तो आइए चर्चा करते हैं इससे संबंधित कि महाराजा राय सिंह जी, महाराजा राय सिंह जी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है वह रहता है साथी 1574 से लेकर
1612 तक, 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल है वह रहता है। और बीकानेर के अंदर सर्वप्रथम अगर हम बात करें राव कल्याणमल जी, जो कि इनके पिता थे, अगर इनके पिता की हम बात करें कि उनके पिता थे इनसे पहले जो बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल, राव कल्याणमल जी थे, उनके पुत्र थे, इनके यह पुत्र थे, छोटे पुत्र थे राव कल्याणमल जी के। और राव कल्याणमल जी जो थे, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, इनके नाम के अंदर म आता था। इन्होंने क्या था, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने। और ये अपने दोनों पुत्रों पृथ्वी राठौड़ और महाराजा राय सिंह जी को लेकर कहां गए थे साथियों, यह गए थे नागौर दरबार के अंदर, यह गए थे नागौर दरबार के अंदर, जो कि अकबर द्वारा लगाया गया था नागौर दरबार। नागौर दरबार जो है वह लगा था साथियों 3 नवंबर 1570 को। कहां लगा था, अही छतरपुर, अही छतरपुर के अंदर, जो कि है नागौर के अंदर। इस दुर्ग के अंदर 3 नवंबर 1570 ईस्वी को, 70 ईस्वी को अकबर द्वारा, जो कि मुगल शासक थे, उनके द्वारा राजस्थान के अंदर शासन करने के लिए, अपने एरिया को या हम कहें विस्तार करने के लिए मुगल दरबार लगाया गया, नागौर दरबार जिसे कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है। और 3 नवंबर 1570 को इन्होंने लगाया था अई छतरपुर दुर्ग नागौर के अंदर। उस नागौर दरबार के अंदर राव कल्याणमल जी जो थे वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर गए और उन्होंने अपनी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और फिर उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ कि जो राय सिंह जी, महाराजा राय सिंह जी थे, इनके छोटे पुत्र, उन्हें जो है बीकानेर का प्रशासक जो है वह नियुक्त किया गया था 1574 ईस्वी के अंदर। 1574 की अगर बात करें, इन्हें बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया था 1574 ईस्वी में। और इन्हें ही 1604 ईस्वी के अंदर, महाराजा राय सिंह जी को ही 1604 ईस्वी में अकबर द्वारा राय की उपाधि दी गई। राय की उपाधि दी गई, अकबर ने इन्हें राय की उपाधि दी थी 1604 ईस्वी के अंदर। और आगे बात करें तो महाराजा राय सिंह जी के बारे में साथियों, तो महाराजा राय सिंह जी जो थे यह मुगल दरबार के आधार स्तंभ माने जाते थे, यानी सबसे विश्वसनीय है। अगर हम बात करें बीकानेर या हम बात करें मारवाड़ के शासकों में से, तो महाराजा राय सिंह जो थे वह अकबर या मुगलों के सबसे विश्वसनीय शासक माने गए हैं। मुगल दरबार के आधार स्तंभ, मुगल दरबार के में आधार स्तंभ कहा जाता है। मुगल दरबार के आधार स्तंभ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और अगर हम इनसे संबंधित बात करें तो एक साथियों यहां पर नाम आता है, और जो कि आमेर के राजा यानी महाराजा, क्योंकि इन्हें भी महाराजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम इन्हें अकबर ने महाराज की उपाधि दी थी। उससे पहले जो बीकानेर के शासक थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो वह राव की उपाधि लगाते थे, राव बीका, राव लूणकर, राव जयसिंह, राव कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़ तो शासक नहीं बने। और उसके बाद महाराज की उपाधि जो थी इन्हें अकबर द्वारा, अकबर ने इन्हें महाराज, अकबर ने नहीं, यहां हम बात करते हैं एक बार कि मुगल दरबार के आधार स्तंभ माने जाते थे। तो एक और जो शासक थे जो कि जयपुर के थे, महाराजा मानसिंह प्रथम, महाराजा मानसिंह प्रथम, महाराजा रामसिंह जो प्रथम थे, यह भी मुगल दरबार के आधार स्तंभ माने जाते हैं। यानी ये 2 शासक थे राजस्थान के, जिनमें हम बात करें जयपुर के जो राजा थे मानसिंह जी प्रथम, और मारवाड़ के जो बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह जी।
और ये दोनों ही मुगल दरबार के आधार स्तंभ माने जाते थे। महाराजा मानसिंह जो थे साथी, यह भी मुगल दरबार के आधार स्तंभ माने जाते थे। और अगर हम बात करें अकबर ने इन्हें अगर हम बात करें तो 4000 रुपए का, अकबर ने इन्हें 4000 का मनसब प्रदान किया था और जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया था। मनसब की अगर बात करें साथियों तो मनसब क्या होता है? मनसब बहुत बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि मनसब का क्या अर्थ है, यानी मनसब क्या है। यहाँ जहांगीर ने किसी शासक को कितना मनसब दिया, तो मनसब एक तरह की हम कह सकते हैं कि जो मासिक राशि थी, यहाँ एक राशि जो शासकों को दी जाती थी। और अकबर, क्योंकि यह जो थे 2 शासकों के समकालीन रहे थे, महाराजा राय सिंह जी 2 शासकों के समकालीन रहे थे। महाराजा राय सिंह 2 शासकों के समकालीन रहे थे। उनमें एक थे, अगर हम बात करें, एक शासक थे अकबर ने इसीलिए इन्हें 4000 का मनसब दिया। और दूसरे जो शासक थे वह थे जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर। इन दोनों शासकों के समकालीन रहे थे, इसीलिए मुगल दरबार की अगर कहा जाए तो महाराजा मानसिंह जी और महाराजा राय सिंह, इन्होंने मुगल दरबार में बहुत अपनी सेवाएं दी और सहयोग किया था बहुत सारे युद्धों के अंदर। और इसीलिए अकबर ने इन्हें सवाना अभियान पर भी भेजा था, यहाँ पर ये महाराजा जो राय सिंह के यहाँ असफल हुए थे। 1574 में इन्हें चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर भी भेजा अकबर ने। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर आती हैं, वन बाय वन हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और बात करें अगर हम इनके बारे में, तो महाराज की उपाधि धारण करे बीकानेर के प्रथम शासक, यानी जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, महाराज की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक, यहाँ हम कहें महाराजाधिकार। महाराजाधिकार की उपाधि भी प्रदान कर लेने वाले बीकानेर के प्रथम शासक, यहीं से शुरू हुई थी। राव की उपाधि की बजाय महाराज की उपाधि यह धारण किया करते थे, जो कि इन्हें महाराज की उपाधि अकबर ने दी थी। और मुंशी देवी प्रसाद, एक यहाँ पर आता है मुंशी देवी प्रसाद। एक अगर हम साथियों यहाँ पर बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मुंशी देवी प्रसाद जी थे, साहित्यकार थे। उन्होंने इन्हें राजपुताने का करण कहा है। बिट्टू सूजा जो थे, उन्होंने महाराजा हमने यहाँ बात की थी पहले, इससे पहले हमने बात करी राव लूणकरण जी की। तो बिट्टू सूजा ने राव जयसिंह छंद में राव लूणकरण जी को कलयुग का करण कहा था। उसी तरह से मुंशी देवी प्रसाद जी ने इन्हें क्या कहा है साथियों? राजपुताने का करण। मुंशी देवी प्रसाद जी ने इन्हें कहा है राजपुताने का करण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद जी द्वारा इन्हें राजपुताने का करण कहा गया। और जयसोम जो है, जयसोम एक और साहित्यकार हुए जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो था करमचंद वंशोत किरणोत्तम, उसके अंदर जयसोम ने इन्हें रचेंद्र की उपाधि दी है। जयसोम ने इन्हें राजेंद्र की उपाधि दी है। जयसोम ने इन्हें राजेंद्र की उपाधि दी है। इनके द्वारा ही जूनागढ़ जो दुर्ग है, जूनागढ़ जो दुर्ग की नींव रखवाई गई थी, मंत्री करमचंद के नेतृत्व में जूनागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था, इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। अगर हम बात करें साथियों 1589 से लेकर 1593 ईस्वी तक किसकी देखरेख में? इन्होंने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर ही जूनागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण कार्य करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही इन्होंने साथियों अगर बात करें राय प्रशस्ति लगाई थी। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही राय प्रशस्ति लगी हुई है, वही लगी हुई है राय प्रशस्ति। जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही महाराजा राय सिंह जी द्वारा
राय प्रशस्ति लगवाई गई थी, जिनके अगर हम रचयिता की बात करते हैं कि यह जो प्रशस्ति है यह किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी साथियों जैता व कूपा। जैता प्लस कूपा, यह जैता और कूपा जो थे राय प्रशस्ति के रचयिता थे। जैता और कूपा, जैता और कूपा, यह दोनों ने मिलकर इस राय प्रशस्ति की रचना की थी, यानी यह इनके रचयिता थे। अगर साथियों इसी क्रम में हम इससे संबंधित और चर्चा करें तो महाराजा राय सिंह जो थे, इन्हीं के ही काल के अंदर, इन्हीं के काल में बीकानेर चित्रशैली चित्रकला प्लस बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला, जिसके कि इमामुद्दीन उस्ता एक विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला के कारीगर थे, जो कि वर्तमान के अंदर हमारे बीच नहीं रहे हैं। और उन बीकानेर चित्रकला उस्ता कला का प्रारंभ भी इन्हीं के समय में हुआ, का प्रारंभ भी इन्हीं के समय में हुआ। और अगर हम साथियों इनसे संबंधित बात करें तो इन्होंने 1700 अगर हम बात करते हैं 74 के अंदर यह शासक बने थे, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। शासक बनने के साथ ही इन्हें जो है सिवाना अभियान पर भेजा गया था, लेकिन ये असफल रहे। और हम इनसे संबंधित बात करें 1774 के अंदर, अगर हम बात करें 1574 के अंदर, 1574 के अंदर अकबर द्वारा इन्हें शासक बनाया गया और सिवाना अभियान पर भेजा। सिवाना अभियान पर भेजा, लेकिन यह असफल रहे। उस अभियान में यह असफल रहे। उसके बाद 1789 के अंदर गुजरात की मित्र बंधुओं का ने दमन किया, यानी अकबर यहाँ को पता लगा कि गुजरात के अंदर मित्र बंधु हैं, उन्होंने विरोध कर दिया है, तो वहां पर इन्हें भेजा गया अकबर द्वारा, महाराजा राय सिंह जी को भेजा गया। तो इन्होंने 1779 के अंदर गुजरात के मित्र बंधुओं का दमन किया। मित्र बंधुओं का दमन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट यह तथ्य है साथियों, बीकानेर के महाराजाओं शासकों से संबंधित आप इसके बड़े अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। आने वाली राजस्थान की हर एक भर्ती परीक्षा के संबंधित यह जो जिला दर्शन की सीरीज मैंने शुरू की है, मोस्ट अति महत्वपूर्ण है यह, और इसके आप नोट्स बना लीजिए। सभी जो तथ्य हैं इसे अपनी नोटबुक के अंदर बार बार आप इसे उतारिए और लिखिए, और इसे बार बार आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इतनी जानकारियां आपको किसी भी एक बुक के अंदर, यह मेरा आपसे वादा है कि किसी भी बुक के अंदर आपको इतनी सारी जानकारियां किसी एक शासक से संबंधित नहीं मिलेंगी। आपके सामने बिल्कुल सभी शासकों की उनके कार्यकाल लिखे हुए हैं और उससे उनके संबंध लिखे हुए हैं कि कौन उसका पुत्र है, पिता है, और पूरा इतिहास जो है साथियों बिल्कुल कवर करके चलेंगे। हो सकता है कि आपको कोई वीडियो कुछ देरी से मिले, 1-2 दिन की देरी से मिले, लेकिन किसी भी तथ्य इतिहास से संबंधित और जिला दर्शन यानी पूरे राजस्थान को कवर करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि यह एक मौका है साथियों, गोल्डन चांस है कि राजस्थान के अंदर कंप्यूटर निर्देशन की भर्ती पिछले 20 साल के अंदर नहीं है। 2001 से लेकर जो मेरा मानना है, मैंने देखा है, मुझे लगता है कि 15 साल तो देखते हुए हो ही गए मुझे। पहली बार यह भर्ती आई है, तो आप सभी टूट पड़िए, जमकर तैयारी कीजिए। इसकी सारी क्लासें इसी YouTube चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, जुड़े रहिए। और बहुत जल्द आपका अगर सहयोग रखा, आपने इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के व्यक्तियों को शेयर करा, तो हमें लाइव रूबरू होंगे हमारी टीम, आपके साथ हमारे टीचर, सभी आपसे लाइव रूबरू होंगे। तो बस आप जमकर शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। 1589 के अंदर इन्होंने गुजरात के मित्र बंधुओं का दमन किया और उसके अंदर यह सफल भी रहे थे, क्योंकि सिवाना अभियान के दौरान यह असफल हो गए थे। प्रथम बार नए नए शासक बने थे तो सिवाना अभियान पर भेज दिया इनको,
तो ये असफल हो गए थे। गुजरात के मित्र बंधुओं के इन्होंने दमन किया और वहां भी ये सफल हो गए। 1580-81 में इन्होंने काबुल अभियान पर, अगर हम यहां बात करें 1580 और 81 के अंदर यह गए थे साथियों काबुल अभियान पर। काबुल अभियान पर इन्होंने सहयोग किया था और वह किया था अमेर के राजा, यानी अमेर या जयपुर के राजा सवाई मानसिंह। मानसिंह जो प्रथम थे उनका इन्होंने सहयोग किया था। और उसके बाद इन्होंने सिंध अभियान पर, सिंध अभियान में अबुल रहीम खान खाना, सिंध अभियान में सिंध अभियान में सिंध अभियान पर गए और बैरम खां के पुत्र जो थे, बैरम खां के पुत्र, बैरम खां के जो पुत्र थे अबुल रहीम खान खाना, अबुल रहीम खान खाना, अबुल रहीम खान खाना, उनका इन्होंने वहां पर सहयोग किया। और काबुल अभियान के अंदर अगर हमने बात करी, काबुल अभियान के अंदर उन्होंने सवाई अमेर के राजा मानसिंह प्रथम का सहयोग किया। और सिंध अभियान पर इन्होंने, सिंध अभियान में भी इन्होंने बैरम खान का जो पुत्र था अबुल रहीम खान, उनका इन्होंने सहयोग किया था। और इसके बाद अगर हम बात करें मुगल दरबार के अंदर, जैसा कि हमने बात करी सबसे सम्मानित राजाओं के अंदर इनका नाम आता है और महाराजा मानसिंह जी का, और जो कि मुगल दरबार के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इनकी बेटी की शादी, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि महाराजा या बीकानेर किस शासक की बेटी की शादी मुगल शासक जहांगीर से हुई थी। तो इनकी जो बेटी की शादी की अगर हम बात करें तो इनकी बेटी की शादी जो थी वह हुई थी मुगल शासक जहांगीर के साथ। मुगल शासक जहांगीर के साथ हुई थी। यानी मुगल शासक जो थे अकबर के बेटे जहांगीर, जिसे कि फरीद के नाम से भी जाना जाता है इतिहास के अंदर, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। इनकी बेटी की शादी, जैसा कि हमने चर्चा की, जहांगीर के साथ हुई थी। इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं, यानी महाराजा राय सिंह द्वारा रचित, इन्होंने ही लिखा था साथियों ज्योति रत्नमाला। ज्योति रत्नमाला लिखा था। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राय महोत्सव या राय सिंह महोत्सव। और हमारी बात करें वैदव वंशावली, यह प्रमुख ग्रंथ है साथियों जिनकी जो रचना है महाराजा राय सिंह जी द्वारा की गई थी। जिनमें प्रमुख ग्रंथ है, अगर हम बात करें ज्योति रत्नमाला, राय सिंह महोत्सव और वैदव वंशावली, तीन ग्रंथों की रचना जो है महाराजा राय सिंह जी द्वारा यह की गई थी साथियों। और अगर हम बात करें साथियों तो 1583 ईस्वी के अंदर, और हम अगर इनसे संबंधित बात करें, 1583 के अंदर एक युद्ध हुआ था, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का जो युद्ध हुआ था साथियों, दत्तानी के युद्ध के अंदर शासक सुल्तान देवड़ा का साथ दिया था। सुल्तान देवड़ा जो कि सिरोही के शासक थे, इन्होंने सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा का सहयोग किया था। तो सुल्तान देवड़ा जो थे सिरोही के शासक थे।
सुरही के शासक थे। 1583 ईस्वी के अंदर दानी के युद्ध के अंदर जो थे महाराजा राय सिंह जो थे, उन्होंने सुल्तान देवड़ा जो सुरही के शासक थे उनका युद्ध के अंदर सहयोग दिया था। और महाराजा राय सिंह ही के समझाने पर सुल्तान देवड़ा ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने सुल्तान देवड़ा जो थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मैं बिल्कुल साथियों बहुत ही शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा बीकानेर के शासक जो हैं आपके सामने बिल्कुल लिखे रहते हैं, और ये इसलिए लिखे हुए हैं ताकि हर शासक जब भी हम एक शासक के बारे में पढ़ें तो उससे संबंधित उसके शासकों अन्य शासकों से संबंधित भी जानकारियां आपके सामने हमेशा मुद्रित रहें, ताकि किसी भी शासक से संबंधित लिंक हो किसी शासक का तो आसानी से आप समझ सके। इसीलिए बहुत कम जगह के अंदर मैं आपको शॉर्ट के अंदर यह सब जानकारियां एक एक शासक से संबंधित करवा रहा हूं, तो आप जो मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट करते रहे नोटबुक के अंदर। और अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी। 1612 जब ईस्वी के अंदर साथियों जो जहांगीर थे, जब इन्होंने क्योंकि मुगल राव कल्याणमल जी थे वह अपने दोनों पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ और महाराजा राय सिंह जी को लेकर नागौर दरबार के अंदर गए थे 3 नवंबर 1570 को, और उन्होंने मुगल शासकों की यानी अकबर की दीनता स्वीकार कर ली थी अक्षत्रप दुर्ग नागौर के अंदर। तभी से महाराजा राय सिंह जो थे वह मुगल शासकों के युद्धों के अंदर भाग लिया करते थे। और अंतिम बार 1612 ईस्वी के अंदर जहांगीर द्वारा, क्योंकि यह दो शासक जो थे मुगल दरबार के अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं, और जहांगीर ने इन्हें 1612 ईस्वी के अंदर दक्षिण भारत के बुहारान नामक स्थान पर अभियान पर भेजा, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मुगल शासक जो थे वह किसी भी शासक को किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहने देते थे। वह किसी न किसी अभियान पर, कभी काबुल अभियान पर भेज दिया तो कभी सिंध अभियान पर भेज दिया, जैसा हमने चर्चा की थी। एक काबुल अभियान पर भी इन्होंने मानसिया का साथ दिया था, सिंध अभियान पर भी अब्दुल खान रहीम जो बैरम खान के पुत्र थे उनका इन्होंने बहुत सहयोग किया था, और वे विजयी रहे थे युद्ध के अंदर। क्योंकि महाराजा राय सिंह के पास एक अच्छी सेना थी, बीकानेर के एक शासक थे। और आगे जब महाराजा गंगा सिंह की बात करेंगे तब भी हम बात करेंगे कि उन्होंने भी एक रसाला नामक ऊंटों की सेना थी वह तैयार करी थी। तो बीकानेर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुगल शासकों के युद्धों के अंदर बीकानेर के शासकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जहांगीर द्वारा 1612 ईस्वी में बुरहान नामक स्थान पर इन्हें भेजा गया, जहां पर दक्षिण भारत के अंदर, जहां पर ही इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पर जब ये है दक्षिण भारत अभियान पर जाते हैं तो वहां पर इन्हें एक, अगर हम बात करें एक पौधा को देखकर, एक वृक्ष को देखकर, वहां पर ये अपने इनका वक्तव्य जो है, इनके मुंह से एक वक्तव्य निकलता है, बड़ा फेमस वक्तव्य है वह, तू देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, मानना है अकबर तैड़या त्यू को आई हो। तो तैड़या का यहाँ शब्द का मतलब हुआ कि मुझे अकबर ने भेजा है अभियान पर, और फोक का मतलब होता है आंकड़ा, यानी आंकड़े के या फोक का जो वृक्ष होता है उसे देखकर इन्होंने रोने लगे और आंखों से आंसू आ गए, और कहा कि मैं तो यहाँ पर आया हूं, लेकिन क्योंकि फोक के जो वृक्ष है वह भी वहां पर पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर दोनों के अंदर पाए जाते हैं, और उसी वृक्ष को देखकर, अपनी धरती के वृक्ष को ही देखकर, यहाँ क्षेत्र के वृक्ष को देखकर महाराजा राय सिंह जी ने जो फोक का वृक्ष था उसे अपने गले से लगा लिया, उसे अपनी बाहों में जकड़ा और रोने लगे। और उसी समय उन्होंने ये वक्तव्य कहा, तू देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माना अकबर तेड़या क्यों को आई हो। तो आइए इसी संबंधी चर्चा करें। जब मुगल बादशाह जहांगीर ने महाराजा राय सिंह जी को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा, तो वहां यह एक फोक के वृक्ष को देखकर रोने लगे और अपनी व्यथा जाहिर की इन्होंने, और इन्होंने वहां कहा था कि तू देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, मानना अकबर तेड़या क्यों को आई हो। तेड़े का मतलब होता है भेजना साथियों, और फोक का मतलब होता है आंकड़ा। और बहुत ही एक दृश्य था यह उदासीनता का। तो उसी से संबंधित आइए बात करते हैं दक्षिण भारत अभियान पर। जहांगीर ने 1612 ईस्वी के अंदर इन्हें भेजा था दक्षिण भारत अभियान पर, और वहां इन्होंने फोक के वृक्ष को देखकर वक्तव्य कहा, फोक वृक्ष को देखकर इन्होंने एक वक्तव्य कहा
तू देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, तू देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग माने अकबर तेड़िया, क्यों 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 तू क्यों आई फोग। यहाँ जो फोग है वह महाराजा राय सिंह जी ने, इसका मतलब है आंकड़ा, और तेड़िया का मतलब होता है कि इन्हें दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया था। इसलिए इन्होंने कहा कि तू देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माना अकबर तेड़िया यानी मुझे अकबर ने भेजा है, क्यों क्यों आई फोग यानी यह आंकड़े के वृक्ष को फोग का वृक्ष जिसे कहा जाता है उसे देखकर इन्होंने यह वक्तव्य उस समय महाराजा राय सिंह जी ने अपनी उदासीनता जाहिर करते हुए कहा था। और यहीं पर अगर हम बात करें 1612 ईस्वी के अंदर, 1612 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर दक्षिण भारत अभियान पर जब जहांगीर ने इन्हें भेजा था, बुरहानपुर जो कि वर्तमान में एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर जो है महाराजा राय सिंह जी की दक्षिण भारत अभियान में 1612 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गई थी। और बुरहानपुर नामक स्थान पर जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो यह सब बातें हमने साथियों चर्चा की महाराजा राय सिंह जी, इसमें जिनका कार्यकाल 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक रहा। आइए साथियों इसी क्रम में नेक्स्ट चर्चा करते हैं बीकानेर के अगले शासक महाराजा दलपत सिंह जी की, जिनका कार्यकाल भी 1612 से 1613 ईस्वी तक रहा, जो कि महाराजा राय सिंह जी के पुत्र थे। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि यह बहुत ही उदंडी प्रवृत्ति के थे। जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाकर अजमेर के अंदर फांसी दी थी। और अगर हम इनसे संबंधित बात करें कि बटनेर दुर्ग के अंदर इनका और इनकी 6 रानियों का शिलालेख लगा हुआ है दुर्ग के अंदर, जिसकी चर्चा की हमने विस्तार से जब हनुमानगढ़ जिला दर्शन किया था उसके अंदर मैंने आपको चर्चा करी थी इस शिलालेख की, कि एकमात्र यह राजा है जिनका दलपत सिंह जी, महाराज दलपत सिंह जी बीकानेर के एकमात्र शासक हैं जिनका की किसी दुर्ग के अंदर अपनी 6 रानियों के साथ शिलालेख जो है वह मुख्य द्वार पर लगा हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं महाराजा दलपत सिंह जी की 1612 से 1630 ईस्वी तक। महाराजा दलपत सिंह जी जो कि महाराजा बीकानेर के ही शासक महाराजा राय सिंह जी के पुत्र थे। महाराजा दलपत सिंह जी जिनका कार्यकाल की हम बात करते हैं तो 1612 ईस्वी से लेकर 1613 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। और यह कहा जाता है कि यह जो है बहुत ही दंडी प्रवृत्ति के थे, दंडी प्रवृत्ति के शासक थे। यह इनके बारे में कहा जाता है कि यह दंडी प्रवृत्ति के थे और अपनी यहाँ यह बोले कि मुगल शासकों के खिलाफ जाने के कारण जहांगीर जो है, जहांगीर ने इन्हें बंदी बना लिया था। जहांगीर द्वारा बंदी बनाकर इनको फांसी दी गई थी। जहांगीर ने बंदी बनाकर इनको फांसी दी थी। और इन्हीं का अगर हम बात करें हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग के अंदर, हनुमानगढ़ का जो बटनेर दुर्ग है वहां पर महाराजा दलपत सिंह जी, महाराजा दलपत सिंह जी और इन्हीं की 6 रानियों का शिलालेख जो है वह मुख्य द्वार यानी जो अंदर का द्वार है दूसरा, वहां पर इनकी 6 रानियों दलपत सिंह जी व इनकी
6 रानियों का शिलालेख लगा हुआ है। कहां पर? बरनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर महाराजा दलपत सिंह जी उनकी 6 रानियों का शिलालेख जो है साथियों वह लगा हुआ है। और अगर हम बात करें इन्हीं के समय बीकानेर चित्रकला ग्रंथ भागवत पुराण लिखा गया था। इन्हीं के समय बीकानेर की चित्रकला, इन्हीं के समय बीकानेर चित्रकला ग्रंथ भागवत पुराण लिखा गया था। तो यह सब साथियों हमने कुछ जानकारियां के ऊपर चर्चा करी महाराज दलपत सिंह जी संबंधित। बीकानेर के कुछ महत्वपूर्ण शासकों में से नहीं आते महाराज दलपत सिंह जी, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है बहुत कम रहा और उदंडी प्रवृत्ति के थे, और इस कारण ही इन्हें जो है जहांगीर ने बंदी बनाकर इनको फांसी की सजा दी थी अजमेर के अंदर। और यह भी पूछा जाता है कि कहां पर फांसी दी थी इन्हें, तो इन्हें फांसी दी थी जहांगीर ने अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर फांसी दे दी गई थी। तो मात्र छोटा सा कार्यकाल रहा है 1612 से 1613 तक दलपत सिंह जी का। और इन्होंने एक बीकानेर के अंदर चित्रकला कला के अंदर ग्रंथ लिखा था, इन्होंने ग्रंथ लिखवाया था, साहित्य की रचना की थी इन्होंने भागवत पुराण, जिसे कि भागवत पुराण के नाम से जाना जाता है। तो यह साथियों हमने चर्चा करी महाराज दलपत सिंह जी का। नेक्स्ट आइए साथियों चर्चा करते हैं महाराजा दलपत सिंह जी के बाद महाराजा सूर सिंह जी। जब जहांगीर ने अजमेर के अंदर महाराजा दलपत सिंह जी को उनकी उदंडी प्रवृत्ति के कारण और रंजिशों के चलते बंदी बनाकर फांसी दे दी, तो उसके बाद महाराजा राय सिंह जी के ही दूसरे पुत्र महाराजा सूर सिंह जी को बीकानेर का शासक बनाया जहांगीर ने। तो हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं महाराजा सूर सिंह जी। और इनका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1613 से लेकर 1631 ईस्वी तक। याद रखना भी काफी आसान होगा कि 1613 यानी 13 का उल्टा हो गया 13 का 31। तो 1631 ईस्वी तक साथियों इनका शासनकाल रहा महाराजा सूर सिंह जी का। और राय सिंह जी के पुत्र थे वह। पहली बात बीकानेर के महाराजा यानी मुगल दरबार के आधार स्तंभ जो कि राय सिंह जी के पुत्र थे। राय सिंह जी के यह पुत्र थे। और दलपत सिंह जी को सजा देने के बाद ही जहांगीर द्वारा इन्हें शासक बनाया गया। और इन्हीं के नाम पर बीकानेर के अंदर सूरसागर तालाब बना हुआ है। इन्हीं के द्वारा बनवाया गया सूरसागर तालाब। सूरसागर जो तालाब है इन्हीं के द्वारा बनाया गया बीकानेर के अंदर सूरसागर तालाब। और अगर हम इनसे संबंधित बात करें साथियों तो इनका कार्यकाल जो है 1613 से 1631 ईस्वी तक बीकानेर के अंदर सूरसागर तालाब बनवाया। और जहांगीर द्वारा इन्हें महाराजा यहाँ शासक बनाया गया बीकानेर का महाराजा दलपत सिंह के बाद। तो यह भी कोई बीकानेर के अंदर एक अपना छोटा सा अपना स्थान रखते हैं, ज्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। और नेक्स्ट हम इसके बाद साथियों चर्चा करेंगे महाराजा करण सिंह जी की। तो आइए साथियों इसी क्रम में हम और चर्चा करते हैं बीकानेर के अति महत्वपूर्ण शासक महाराजा करण सिंह जी की। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ से। सभी जो बीकानेर के शासक राव बीका जी महत्वपूर्ण है, लूणकरण जी, जैसी, उसके बाद हम बात करें अगर राय सिंह जी, और अगर बात करें नेक्स्ट हम महाराजा करण सिंह जी की। तो महाराजा करण सिंह जी की आज चर्चा करते हैं जिनका कार्यकाल 1631 से 1669 ईस्वी तक रहा है। आइए चर्चा करें। बीकानेर के शासकों में बहुत ही अति महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले महाराजा करण सिंह जी। महाराजा करण सिंह, और अगर हम इनकी कार्यकाल की बात करें तो 1631 से लेकर 1669 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। बीकानेर के शासकों के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं साथियों महाराजा करण सिंह जी। महाराजा करण सिंह जी की अगर बात करें तो इन्हें कहा जाता है जंगलदार बादशाह।
और जंगलदर बादशाह की अगर हम बात करें तो जंगलदर बादशाह, इन्हें कहा जाता है जंगलदर बादशाह। और जंगलदर बादशाह की अगर हम बात करें तो जंगलदर बादशाह की उपाधि इन्हें दी थी औरंगजेब ने। क्यों दी थी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और क्योंकि यह अपनी योजनाओं के कारण, राजनीतिक योजनाओं के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माने गए हैं। बहुत ही चतुर और चालाक शासक थे है बीकानेर के, जो कि मुगल शासकों की इन्होंने बहुत सहायता की। और हिंदू राजाओं ने जो है, हिंदू राजाओं को बचाने के लिए इन्होंने एक योजना तैयार की थी। और उसी के लिए हिंदू शासकों ने और औरंगजेब ने इन्हें जो है जंगलदर बादशाह की उपाधि दी। इन्हें कहा जाता है जंगलदर बादशाह। जंगलधर बादशाह। और यह जो उपाधि इनको दी थी, यह इनको उपाधि दी थी साथियों औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा इन्हें जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें, करण सिंह जी जो थे साथियों, इन्हीं के समय ही एक महत्वपूर्ण घटना बीती थी, जिसकी अगर हम बात करें, एक युद्ध हुआ इतिहास के अंदर 1644 ईस्वी के अंदर। 1644 ईस्वी के अंदर एक साथी युद्ध हुआ था। 1644 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास के अंदर एक मूर्खतापूर्ण युद्ध भी कहना गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि एक मूर्खतापूर्ण युद्ध था यह मतीरे की राड़ का युद्ध, जो कि मात्र एक मतीरे की राड़ के कारण हुआ था और इतिहास बन गया। घटना यह हुई थी साथियों कि बीकानेर के शासक हुआ करते थे उस समय करण सिंह जी, और नागौर के शासक हुआ करते थे अमर सिंह राठौड़ जी। वही अमर सिंह राठौड़ आए हैं जिन्होंने दिल्ली के किले के अंदर जो था अकबर के साले का सिर कलम करके और वहां से अपना घोड़े समेत वह भाग गए थे। वही अमर सिंह जी राठौड़, जिनके साथ भी करण सिंह जी की सेना का, यानी बीकानेर की सेना का, बीकानेर के दो गांवों में जिसे कि जाना जाता है जाखनी और खिलवा, इन दोनों गांवों के सीमा पर एक किसान ने मतीरे की राड़ जो की बेल लगाई। और वह जो राड़ है मतीरे की राड़ साथियों, वह बढ़ती नागौर क्षेत्र में चली गई और उस पर बहुत सारे मतीरे लगे। जब किसान ने वह मतीरे लेने चाहे तो नागौर के जो किसान थे उन्होंने मना कर दिया कि यह जो बेल है मतीरे की, यह हमारे क्षेत्र में है और हम यह नहीं ले देंगे। इसी बात को लेकर बीकानेर के शासक जो थे उनके अंदर, यानी उस समय थे करण सिंह जी, और नागौर के शासक थे अमर सिंह जी राठौड़, इन दोनों की सेनाओं के अंदर साथियों युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ 1644 ईस्वी के अंदर। और इसके अंदर अगर हम बात करें, यह युद्ध हुआ था बीकानेर वर्सेस नागौर। बीकानेर के शासक थे महाराजा करण सिंह जी, और नागौर के अगर हम शासक की बात करें तो अमर सिंह राठौड़। दोनों ही राठौड़ वंश के थे, लेकिन इनके मध्य फिर भी एक युद्ध हुआ जिसे कि इतिहास बन गया मतीरे की राड़। और बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतीरे की राड़ का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था, किन दो गांवों की सीमा पर हुआ था, या यह जो युद्ध है इसमें किस किस ने भाग लिया था बीकानेर की ओर से और कौन। गांवों की भी अगर हम बात करें तो बीकानेर का जो गांव था वह था खिलवा, बीकानेर का खिलवा गांव, वह नागौर का जखनिया गांव। इन दोनों गांवों की यानी बाउंड्री पर, जहां इन दोनों गांवों की बाउंड्री थी, वहां पर यह मतीरे की राड़ को लेकर युद्ध हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाराजा करण सिंह इस युद्ध के अंदर, यह भी कहा जाता है महाराजा करण सिंह के पुत्र थे केसर सिंह और पद्म सिंह, उन्होंने भी इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। और इसके अंदर जो अगर हम बात करें तो नागौर की सेना जो थी वह पराजित हुई थी। यह जो युद्ध है यह बीकानेर ने जीता था। तो इस युद्ध के अंदर बीकानेर विजेता रहा था और नागौर की जो सेना है साथियों वह इस युद्ध के अंदर पराजित हो गई थी।
और इसी संबंध में अगर हम और बात करें, राजा करण सिंह जी ने ही बीकानेर के अंदर, महाराजा करण सिंह जी ने बीकानेर के अंदर एक साहित्य ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कलबडुम। कलबडुम ग्रंथ की रचना करवाई थी, इन्हीं के समय हुई थी, महाराजा करण सिंह जी के समय। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षा की दृष्टि से कि महाराजा करण सिंह जी के समय में किस ग्रंथ की रचना की गई थी, तो उसका साथी नाम था कलबडुम। कलबडुम नामक ग्रंथ की जो रचना है वह साहित्य की रचना जो है वह यहाँ ग्रंथ कहें, उसकी रचना महाराजा करण सिंह जी के समय हुई थी। तो यह हमने साथियों की चर्चा करी। एक बार फिर बात कर लेते हैं कि बीकानेर के अति महत्वपूर्ण शासकों में से एक है महाराजा करण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 1631-1669 ईस्वी तक रहा। और इन्हें जो है जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा इन्हें जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई। 1644 ईस्वी में एक घटना घटित हुई बीकानेर नागौर के मध्य। बीकानेर के शासक थे साथियों करण सिंह जी और नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौर। और यहाँ एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो कि मूर्खतापूर्ण युद्ध माना जाता है इतिहास के अंदर की मतीरे की राड़ के कारण। यह जो युद्ध है मतीरे की राड़ के कारण हुआ था, जो कि बीकानेर के खिलवा और नागौर के जाखनिया गांव के मध्य हुआ था, सीमा पर हुआ था। मतीरे की राड़ को लेकर किसानों में आपसी रंजिश हुई। मतीरे की बैल के पीछे यानी मतीरा जिस पर मतीरे लगे हुए थे, और यह रंजिश बढ़ती बढ़ती शासकों तक जा पहुंची और एक युद्ध हुआ जिसके अंदर नागौर की सेना पराजित हुई और महाराजा करण सिंह और बीकानेर की जो सेना थी वह विजेता हुआ। तो यह सब साथी महाराजा करण सिंह जी से संबंधित था। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से कहें तो यह मतीरे की राड़ जो है बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है कि कब हुई थी। मतीरे की राड़ का समय याद रखिए 1644 ईस्वी। 1644 ईस्वी के अंदर यह युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट आइए साथी हम चर्चा करेंगे इसके बाद महाराजा अनूप सिंह जी के बारे में। यह भी अपना बीकानेर के शासकों में अति महत्वपूर्ण स्थान रखने, जो कि महाराजा करण सिंह जी के पुत्र थे, उनके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। आइए साथियों इसी क्रम में और चर्चा करें महाराजा अनूप सिंह जी। बीकानेर के शासकों के अंदर भी इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। महाराजा अनूप सिंह जी, अगर हम इनसे संबंधित बात करें, महाराजा अनूप सिंह जी, इनके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1669 से लेकर 1698 तक इनका कार्यकाल रहा है ईस्वी तक। तो आइए इनसे संबंधित अगर हम चर्चा करें, सर्वप्रथम अगर बात करें महाराजा अनूप सिंह जो थे, इन्हीं के काल के अंदर बीकानेर की चित्रकला जो है वह उनका स्वर्णकाल माना जाता है। बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है क्योंकि इसका प्रारंभ तो महाराजा राय सिंह जी के समय में हो गया था, लेकिन अगर किसी कला का स्वर्णकाल यानी अगर हाशिया कहे कि वह अपने स्तर पर हाईएस्ट लेवल पर पहुंचती है तो वह हुआ था साथियों महाराजा अनूप सिंह के समय। और यह जो है यह औरंगजेब के समकालीन थे। अनूप सिंह जी औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन थे और इन्हीं के औरंगजेब के यह राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते हैं। औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। और अगर हम इससे संबंधित बात करें महाराजा अनूप सिंह जी से संबंधित, यह जो है अपने आप में एक प्रसिद्ध बयान भी थे, या हम ये संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, या हम कहें कि यह जानकार थे, विद्वान थे। और बीजापुर अभियान के बाद ही इन्हें जो है महाराजा अनूप सिंह जी को औरंगजेब ने साथ ही बीजापुर अभियान पर भेजा था। बीजापुर अभियान के बाद ही औरंगजेब ने इन्हें एक उपाधि दी थी, महाब्रातिब। महाब्रातिब की उपाधि जो है वह महाराजा अनूप सिंह जी को औरंगजेब द्वारा दी गई थी बीजापुर अभियान के बाद। बीजापुर अभियान के बाद ही औरंगजेब ने इन्हें महाब्रातिब की उपाधि दी थी साथी। और इन्हें ही कहा जाता है विद्वानों के आश्रयदाता।
इन्हें ही साथियों कहा जाता है बीकानेर के अंदर। तो खुद यह बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत भाषा ज्ञाता थे, जो विद्वानों के आश्रयदाता इन्हें कहा जाता है। यह बहुत अच्छे अच्छे जो विद्वान थे उन्हें आश्रय देते थे, तो इसीलिए कहा जाता है विद्वानों के आश्रयदाता, आश्रय जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है साथियों। और अगर बात करें इनसे संबंधित तो अनूप सिंह जी जो थे, इन्हीं के समय में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। अगर हम उनमें बात करें तो सबसे पहले एक ग्रंथ आता है अनूप विवेक। अनूप विवेक, उसके बाद हम अगर बात करते हैं काम प्रबोध, श्राद्ध, और आता है साथियों श्राद्ध, प्रयोग, चिंतामणि, यह भी इन्हीं के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। और इसके बाद हम बात करें गोविंद टीका, और हम बात करें गोविंद गीत टीका, गोविंद गीत टीका, व ज्योतिषपति सार। यह कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ था साथी, जो कि महाराजा अनूप सिंह जी ने जिनकी रचना की थी, इन्हीं के समय इनकी रचना हुई थी। और इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध, प्रयोग, चिंतामणि, गोविंद गीत टीका और ज्योतिषपति सार, ये कुछ प्रमुख ग्रंथ है साथी, जो कि महाराजा अनूप सिंह के समय लिखे गए। और बीजापुर अभियान के बाद ही औरंगजेब ने इन्हें जो है महाबराती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाबराती की उपाधि जो है यह इनको किसने दी थी, तो यह उपाधि साथी इनको दी थी मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी। और अगर हम इससे संबंधित बात करें तो महाराजा अनूप सिंह से संबंधित बात करें तो इन्होंने बनाया था अनूप महल, इन्हीं के द्वारा अनूप महल, जहां पर हिडौन झूला लगा हुआ है, जहां पर कि बीकानेर के शासकों का राज तिलक किया जाता है। अनूप महल, अनूपगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं अनूप पुस्तकालय, यह भी इन्हीं ने बनवाया। और एक अनूपगढ़ कस्बा जो कि श्रीगंगानगर के अंदर है, अनूपगढ़ जो कस्बा है वहीं पर अनूपगढ़ का जो दुर्ग बना हुआ है, जो कि महाराजा अनूप सिंह द्वारा बनाया गया था। अनूपगढ़ कस्बा भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। तो यह सब महाराजा औरंगजेब से संबंधित थी। और अगर हम इनसे संबंधित बात करें, अनंत भट्ट एक साहित्यकार हुए थे, विद्वान हुए थे, उन्होंने ही अगर हम बात करें तीर्थ रत्नाकर, जो तीर्थ अनंत भट्ट ने ही तीर्थ रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा करी है तीर्थ रत्नाकर की। अगर हम बात करते हैं अनंत भट्ट, अनंत भट्ट एक रचनाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने ही तीर्थ रत्नाकर थे, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ की साथियों रचना की थी। इन्हीं के समय के अंदर अनंत भट्ट नामक एक रचनाकार हुए, उन्होंने ही तीर्थ रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इन्हीं के ही दरबारी कवि हुआ करते थे साथियों बहाभट्ट। बहाभट्ट जो है इन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे, महाराजा अनूप सिंह जी के दरबारी कवि थे कौन, बहाभट्ट। क्योंकि खुद एक, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, खुद एक विद्वान थे और साहित्यकारों के यह विद्वानों के आश्रयदाता माने जाते हैं। तो इन्होंने अपने शासन के अंदर बहुत सारे विद्वानों को इकट्ठा किया था। और जब मुस्लिम शासक, यह भी कहा जाता है कि जब मुस्लिम शासक थे वह दक्षिण भारत के अंदर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो उस समय भी जब इन्हें औरंगजेब ने दक्षिण अभियान पर भेजा था, तो वहां से वह बहुत सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके बीकानेर के अंदर लेके आए थे। और इसीलिए बीकानेर दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है, वहीं पर लाकर इन्होंने वहां इकट्ठा किया था मूर्तियों को। बहाभट्ट जो है दरबारी, इनके दरबारी
कवि माने जाते हैं भाभट, किनके? महाराजा अनूप सिंह जी के दरबारी कवि माने जाते हैं। और अगर बात करें भाभट जो है उनके दरबारी कवि थे, तो इन्होंने साथियों क्या था कि कुछ ग्रंथों की रचना की थी, उनकी भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। उनमें भाभट के प्रमुख अगर ग्रंथों की मैं बात करूं तो उनमें अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत नुकोश और अनूप संगीत प्रकाश, यानी रत्नाकर, नुकोश और प्रकाश। यहां पर मैं लिख रहा हूं रत्नाकर, नुकोश और प्रकाश, तीन जो ग्रंथ थे इनकी जो रचना है यह भाभट द्वारा की गई थी। इनकी जो रचना है वह भाभट जी द्वारा की गई थी। तो भाभट जी द्वारा इनके ही समय के अंदर अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत नुकोश और अनूप संगीत प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उन्हीं की रचना की थी। किसने? भाभट जी ने। तो जो कि अनूप सिंह जी के दरबारी कवि थे। और हम नेक्स्ट अगर चर्चा करें इससे संबंधित, और तो 33 करोड़ देवी देवताओं के जो मंदिर है वह भी बीकानेर के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मुस्लिम शासक दक्षिण भारत अभियान पर गए थे, भेजा था इनको महाराजा अनूप सिंह जी को औरंगजेब ने, तो वहां पर मुस्लिम शासक लगातार उन्होंने देखा कि दक्षिण भारत के अंदर जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके तोड़ रहे हैं। तो बीकानेर के जो अनूप सिंह जी महाराज थे, इन्हें यह खुद एक विद्वान थे और इन्हें बड़ा लगाव था मूर्तियों से, मंदिरों से। तो इन्होंने उनकी दुर्दशा नहीं होने दी और वहां से मूर्तियां इकट्ठी करके बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंदर लेकर आए, जहां पर आज भी 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वह बना हुआ है। वहीं पर इन्होंने रखी हुई है और वह मंदिर महाराजा अनूप सिंह जी के समय के अंदर बनाया गया था। और इन्हीं के समय अगर बात करें उस्ता कला की, अगर इन्हीं के समय हम उस्ता कला की बात करते हैं, अभी इन्हीं के समय आई थी। इन्हीं के समय जो है उस्ता कला, वह उस्ता कला व चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्हीं के काल को उस्ता कला का स्वर्ण काल कहा जाता है साथियों, क्योंकि यह उस्ता कला जो है जिसके की प्रसिद्ध अगर हम बात करें कलाकार हैं इमामुद्दीन उस्ताद, जो कि वर्तमान में आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, वह उन्हीं के काल के महाराजा राय सिंह जी के समय में शुरू हो चुकी थी उस्ता कला और चित्रकला बीकानेर के अंदर। लेकिन अगर स्वर्ण काल देखा जाए तो वह स्वर्ण काल जो है वह था साथियों चित्रकला का महाराजा अनूप सिंह जी के समय। और आज वर्तमान में बात करें इमामुद्दीन उस्ताद जो है हमारे बीच नहीं है, तो वर्तमान में उस्ता कला के प्रमुख कलाकार अगर हम बात करें तो मोहम्मद हनीफ उस्ता और इलाही बख्श उस्ता कला के प्रमुख कलाकार हैं। मोहम्मद हनीफ उस्ता व इलाही बख्श, यह दो कलाकार हैं साथी जो कि बीकानेर के अंदर उस्ता कला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं वर्तमान के अंदर, क्योंकि जो बीकानेर में जिन्होंने उस्ता कला की शुरुआत की थी आदरणीय इमामुद्दीन उस्ताद जी, वह वर्तमान में नहीं है। और वह अपनी कला जो है इन दो कलाकारों को देकर गए, मोहम्मद हनीफ उस्ता और इलाही बख्श, यह दोनों जो कलाकार हैं इनके नाम ध्यान रखिएगा। दोनों उस्ता कला के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं। और अगर हम इनसे संबंधित बात करें कि महाराजा अनूप सिंह जी के ही जो प्रमुख चित्रकार वहां हुआ करते थे, चित्रकारों की अगर हम बात करते हैं, इनके जो दरबार के अंदर हम प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो इनके दरबार के अंदर साथियों प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे अली रज्जा और रुकनुद्दीन। अली रज्जा व रुकनुद्दीन, ये दोनों जो कलाकार हैं इनके महाराजा अनूप सिंह जी के दरबार के अंदर चित्रकला के प्रमुख कलाकार थे। यह भी नाम आप अति महत्वपूर्ण ध्यान रखें, अली रज्जा और रुकनुद्दीन, दोनों ही कलाकार जो हैं चित्रकला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह हम सब चर्चा करी साथियों महाराजा अनूप सिंह जी से संबंधित। और आइए एक बार इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। महाराजा अनूप सिंह जी जिनका कार्यकाल 1669 से लेकर 1600
98 तक रहा। सबसे पहले अगर बात करें महाराजा अनूप सिंह जी का जो काल था वह बीकानेर चित्रकला और उस्ता कला का स्वर्णकाल रहा। औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार थे, औरंगजेब के समकालीन भी थे। औरंगजेब संस्कृत भाषा के विद्वान थे, खुद एक बहुत ही अच्छे विद्वान थे और इन्हें इसलिए कहा जाता है जो बीकानेर के यह विद्वानों के आश्रयदाता जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने ही बीजापुर अभियान जब गए थे तो उसकी सफलता के बाद ही औरंगजेब ने इन्हें महाविरासत की जो है पाती दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि महाराजा अनूप सिंह जी को किस मुगल शासक ने महाविरासत की पाती प्रदान की थी, तो वह पाती प्रदान की थी साथी किसने, औरंगजेब ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्वानों के आश्रयदाता बात होगी। और इन्होंने बहुत सारे जो है ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें अनूप विवेक की बात की जाती है, काम प्रबोध, उसमें श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि गोविंद, गीत टीका और ज्योतिषपति सार, यह इनके प्रमुख ग्रंथ थे। और अगर हम बात करें तो इनके ही दरबारी कवि हुआ करते थे भावभट्ट थे, जिन्होंने भावभट्ट ने ही रचना की थी अनूप संगीत रत्नाकर की, अनूप संगीत नुकोश और अनूप संगीत प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना की थी। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ही अनूप महल बनवाया था और जहाँ की हिडोन झूला बना हुआ है, जहां पर की बीकानेर के शासकों का राज तिलक किया जाता है। अनूप दुर्ग भी इन्होंने बनाया था अनूपगढ़ के कस्बा के अंदर, कस्बा भी इन्होंने इनके द्वारा बसाया गया, अनूपगढ़ पुस्तकालय इन्होंने बनवाया। और अगर हम बात करें तो अंतभट्ट जो था उसी ने साहित्यकार ने ही तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। और यह दक्षिण भारत से बहुत सारी मूर्तियां लेकर आए थे महाराजा अनूप सिंह जी, इसलिए इन्होंने वो मूर्तियां जो है बीकानेर दुर्ग के अंदर लाकर रखी और वहीं पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। और अगर हम बात करते हैं तो उस्ता कला, जैसा कि कहा जाता है कि चित्रकला उस्ता कला का स्वर्ण काल था महाराजा अनूप सिंह जी का, तो उस्ता कला और चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वह इनका समय में रहा। और इनके ही उस्ता कला के ही प्रसिद्ध कलाकार थे इमामुद्दीन उस्ता जी, जो वर्तमान में जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और वर्तमान में अगर बात करता हूं तो मोहम्मद हनीफ उस्ता प्लस इलाही बख्श जो है ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं उस्ता कला के। और इनके ही यानी महाराजा अनूप सिंह जी के काल के अंदर चित्रकार हुए जिनका नाम है अली रजा व रुकनुद्दीन। तो यह सारी जानकारी साथियों आज हमने बात करी महाराजा अनूप सिंह जी संबंधित, जो कि बीकानेर के एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। और आइए अब इनसे ही संबंधित हम बात करेंगे अगला महाराजा स्वरूप सिंह जी, जो कि इनके महाराजा अनूप सिंह जी के बड़े पुत्र थे। और फिर बात करेंगे महाराजा सुजान सिंह जी, जो कि इनके छोटे पुत्र थे। तो आइए चर्चा करते हैं। बीकानेर के शासक अनूप सिंह जी अति महत्वपूर्ण शासक थे महाराजा अनूप सिंह। उनके बाद ही उनके जो बड़े पुत्र हैं महाराजा स्वरूप सिंह जी, इन्होंने जो है बीकानेर का शासन बहुत छोटी उम्र के अंदर संभाला। और इनका कार्यकाल की अगर बात करें 1698 से लेकर 1700 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। और आइए इनसे संबंधित कुछ बात करते हैं। 2 साल का इनका जो है कार्यकाल रहता है साथियों। छोटी उम्र के अंदर ही यह जो बीकानेर के शासक इन्हें बनाया जाता है 9 वर्ष की उम्र में ही। और इन्हीं कम आयु के कारण अगर हम बात करें 9 वर्ष के अंदर, मात्र 9 वर्ष के अंदर यह इन्हें शासक बनाया जाता है। कम आयु होने के कारण ही इनकी जो माता है सिसोदा रानी, कम उम्र के कारण महाराजा स्वरूप सिंह जी की आयु मात्र 9 वर्ष थी। कम उम्र के कारण इनकी जो माता थी सिसोदा रानी, थी इनकी माता, उन्होंने जो है शासन का कार्य जो कामकाज संभाला उन्होंने शासन का। और हम इनसे संबंधित और बात करते हैं तो 2 साल तक इन्होंने शासन किया, यानी 1618 के अंदर इन्हें जो है शासक बनाया गया। 2 साल तक शासन किया। 2 साल तक शासन करने के बाद ही इनकी जो साथियों मृत्यु हो गई थी शीतला के कारण, जिसे हम कहते हैं चेचक के कारण, शीतला या चेचक के कारण इनकी साथियों मृत्यु हो गई। तो बहुत ही छोटा सा कार्यकाल है महाराजा स्वरूप सिंह जी का। और 9 वर्ष के अंदर शासक बने। कम उम्र के कारण इनकी जो माता थी सिसोदा रानी ने इनका शासन प्रबंधन का काम संभाला था।
और 2 साल तक शासन किया था इन्होंने मात्र, और शीतला चेतक कानन की मृत्यु हो गई। आइए साथियों आगे हम चर्चा करते हैं महाराजा सुजान सिंह जी की। बीकानेर के अगले शासक सुजान सिंह जी, जिनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल है साथियों है रहता है 1700 ईस्वी से लेकर 1734 ईस्वी तक। 1700 से लेकर 1734 ईस्वी तक उनका जो शासन रहता है बीकानेर पर। और इनसे संबंधित आइए कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। महाराजा सुजान सिंह जी जो थे इन्हीं के समय 1707 के अंदर, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं 1707 ईस्वी के अंदर इन्हीं के समय में जो मुगल शासक थे औरंगजेब, इनकी मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु भी इन्हीं के काल में हुई थी। और अगर हम इनसे संबंधित अन्य बात करें तो इन्हीं के समय जोधपुर के शासक, इन्हीं के समय जोधपुर के जो शासक थे अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, इन्हीं के समय जोधपुर शासक, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने बीकानेर पर आक्रमण किया था। अजीत सिंह जी द्वारा बीकानेर पर आक्रमण किया गया था, बीकानेर पर आक्रमण किया था। और अगर हम बात करें इनसे संबंधित तो महाराजा सुजान सिंह जो थे इन्हीं के समय जब औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 ईस्वी के अंदर, तो महाराजा सुजान सिंह जी के समय ही कहा जाता है कि मुगलों के अंदर जो गृह युद्ध जो है वह शुरू हो गया था। गृह युद्ध की बात करें, मुगलों में गृह युद्ध, क्योंकि पूरी मुगल सेना जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब जो है मुगल के आखिरी यह माने जाते हैं मुगल वंश के तो शासक माने जाते हैं। तो मुगलों में गृह युद्ध भी इन्हीं के समय शुरू हुआ। मुगलों में गृह युद्ध यानी गद्दी को लेकर मुगलों के अंदर झड़प जो है वह इसी दौरान होनी शुरू हो गई थी। तो यह हमने साथ ही चर्चा करी महाराजा सुजान सिंह जी के बारे में, जिनका कार्यकाल 1700 लेकर 1734 ईस्वी तक रहता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु इन्हीं के काल में हुई, समय में हुई। जोधपुर शासक अजीत सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण कर लिया इन्हीं के समय, और मुगल में गृह युद्ध भी इन्हीं के समय में शुरू हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महाराजा जोरावर सिंह जी की, बीकानेर के एक अन्य शासक और शासक की बात करें जिनका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं 1734 से 1746 तक रहा साथियों। 1734 से 1746 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है साथियों। तो आइए इनसे संबंधित और बातें करते हैं, कुछ बातें। तो महाराजा जोरावर सिंह जी है यह हुड्डा सम्मेलन में, यानी हुड्डा सम्मेलन जो कि 17 जुलाई 1734 को 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन जो था वह आयोजित किया गया था। उसमें भाग लेने में बीकानेर के एकमात्र शासक हैं हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया। हुड्डा सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले बीकानेर के एकमात्र शासक थे, जो कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को आयोजित किया गया था। जो कि अगर हम बात करें सवाई जयसिंह जी जो थे, उन्होंने सवाई जयसिंह जी द्वारा आयोजित किया गया था हुड्डा सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी साथियों अध्यक्षता की गई थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा। हुड्डा सम्मेलन में अध्यक्षता की थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी द्वितीय द्वारा। जगत सिंह जी द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसका जो आयोजन है वह किया था सवाई जयसिंह जी द्वारा। और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड्डा सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था महाराजा जोरावर सिंह जी ने। और अगर बात करें, इन्होंने वैसागर और पूजा पद्धति नामक 2 ग्रंथ भी लिखे थे। वैसागर इनके द्वारा वैसागर व पूजा पद्धति नामक इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे थे। और इनकी 2 टीकाएं भी बहुत प्रसिद्ध हुई साथियों, जिनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया। कवि प्रिया
कवि प्रिया व रसिक प्रिया, कवि प्रिया व रसिक प्रिया नामक दो इनकी थी टीकाएं। यह भी काफी प्रसिद्ध हुई। तो जोरावर सिंह जी जो महाराजा थे वह बीकानेर के इतिहास में अपना हुड्डा सम्मेलन में महत्वपूर्ण योग देने के लिए अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्होंने 1734 ईस्वी को हुड्डा सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, और जो कि सवाई जयसिंह जी के द्वारा हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय जी ने की थी, और महाराजा जोरावर सिंह ने वैद्य सागर व पूजा वृत्ति नामक ग्रंथ भी लिखा था। और कवि प्रिया व रसिक प्रिया जो है इनकी दो महत्वपूर्ण टीकाएं जो काफी प्रसिद्ध हुई थी। तो यह हमने साथियों चर्चा करी जोरावर सिंह जी के बारे में। तो इसी क्रम में साथियों अगले शासक की बात करते हैं, बीकानेर के महाराजा गज सिंह जी 1746 से 1784। महाराजा गज सिंह जी की बात करते हैं। अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा, 1740 से 1784। 1740 से 1784 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल रहा है। और इनसे संबंधित अगर हम बात करते हैं तो महाराजा जो गज सिंह जी से है, महाराजा जोरावर सिंह जी के चचेरे भाई थे। महाराजा जोरावर सिंह जी के चचेरे भाई थे। मुगल बादशाह हुए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे, महाराजा गज सिंह जो थे, इन्होंने एक अपने सेनापति को बख्तावर सिंह को भेजा था हिसार पर आक्रमण करने के लिए, और इन्होंने हिसार पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसी कारण एक जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इन्हें 7,000 का मनसब प्रदान किया था। मुगल बादशाह हुए हैं एक मोहम्मद शाह। साथी एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने क्या था, इन्होंने इन्हें 7,000 का मनसब भी प्रदान किया था। इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है हिसार पर आक्रमण कर लिया था, और इसी के कारण इन्हें जो है अहमद शाह ने, अगर हम बात करें तो महाभराती 2 उपाधियां दी थी। महाभराती की उपाधि दी थी, एक तो इन्हें श्री राजेश्वर महाराजाधिराज, श्री राजेश्वर महाराजा का श्रोमणी की उपाधि इनको दी गई थी। यह जो उपाधि है साथियों, यह महाराजा गज सिंह जी को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। और इन्होंने हिसार पर आक्रमण किया था अपने सेनापति बख्तावर सिंह जी को भेजकर 1752 ईस्वी के अंदर। 1752 के अंदर 1752 ईस्वी के अंदर अपने जो सेनापति थे, कौन थे, उनका नाम है बख्तावर सिंह। इन्हें भेजकर हिसार पर अपना अधिकार किया था, हिसार पर अपना अधिकार या कब्जा जमा लिया था। तो इसी के कारण इन्हें जो है महाभराती, मोहम्मद शाह ने महाभराती की उपाधि प्रदान की थी। और अगर हम बात करें तो यह जोरावर सिंह जी के चचेरे भाई माने जाते हैं, महाराजा जोरावर सिंह जी के। और 1746 से 1784 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। मुगल बादशाह अहमद शाह ने 7,000 रुपए का मनसब प्रदान किया था। वो यह भी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों कि किस बीकानेर के शासक को मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 7,000 का मनसब प्रदान किया था। तो उनका नाम साथियों आएगा महाराजा गज सिंह जी। तो यह सब बातें हमने साथियों चर्चा करी महाराजा गज सिंह जी से संबंधित। आइए साथियों आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट महाराजा राज सिंह जी की। अगले शासक जो हैं यह है महाराजा राज सिंह जी।
इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो अल्प कार्यकाल रहा इनका, मात्र 21 दिन का कार्यकाल रहा। बीकानेर के एकमात्र शासक हैं जिनका कार्यकाल की मात्र 21 दिन तक रहा। और परीक्षा की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो अति महत्वपूर्ण है। यह 1787 से लेकर 1787 तक, यानी मात्र 21 दिन अगर हम बात करें तो मात्र 21 दिन तक इनका कार्यकाल रहा। महाराजा राज सिंह जी थे, यह साथियों बहुत ही ज्यादा बीमार रहा करते थे और इन्हीं बीमार रहने के कारण इन्होंने अपना जो शासन पाठ था या राज करता है मनसुख नाटा नामक व्यक्ति को या इनके शासन सौंप रखा था। इन्होंने अपना शासन जो है वह मनसुख अपने जो कार्यभार संभालने योग्य व्यक्ति थे मनसुख नाटा नामक व्यक्ति को सौंपा था। तो जो शासन का कार्य था मनसुख नाटा नामक अपने कुछ भी कले हम चाहे अधिकारी को सौंप रखा था। और महाराजा राज सिंह जो थे, यह कहा जाता है कि महाराजा राज सिंह जो थे इनका बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। और कर्नल जेम्स टोड जो है वह ये कहते हैं कि जो महाराजा राज सिंह जी थे उन्हें जहर देकर मारा गया था। तो कर्नल जेम्स टॉम के अंतर्गत जेम्स टॉम यह मानते हैं कि महाराजा राज सिंह जी को जहर देकर मारा गया था। और बीकानेर की शासन की गद्दी इनके पुत्र जो थे प्रताप सिंह जी के हाथ में, इनके महाराजा राज सिंह जी के बाद इनकी शासन ना आए, उसीलिए कहा जाता है कि महाराजा सूर सिंह जी जो थे महाराजा राज सिंह जी के जो भाई थे, उन्होंने इनके पुत्र की हत्या की थी। तो यह कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी महाराजा राज सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी वह जहर देकर इन्हें मारा गया था, कर्नल जेम्स टोन के अनुसार। यह जो वाक्य है कर्नल जेम्स टोन ने कहा है, कर्नल जेम्स टोन जो कि एक राजनीतिक थे, जो कि राजस्थान के अंदर एक राजनीतिक के तौर पर यह आए थे। और इन्होंने ही बहुत सारी बुक्स लिखी राजस्थान पर, और यहाँ की जो संस्कृति है उसका अध्ययन किया, राजस्थान का अध्ययन किया था। राजपूताना शब्द जो है वह भी इन्हीं की देन है, कर्नल जेम्स टोड की। और इसके बाद अगर हम और बात करते हैं कि इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह, इनकी हत्या भी है कहा जाता है। प्रताप सिंह थे, इनके पुत्र थे, उनकी हत्या भी कहा जाता है कि अपने शासन की गद्दी हटाने के लिए महाराजा सूर सिंह ने ही महाराजा राज सिंह जी के पुत्र प्रताप सिंह की हत्या की थी। और अगर हम इनसे संबंधित चर्चा करें विशेष साथियों, तो महाराजा राज सिंह जी जो है अपनी बहुत ही कम समय तक, यानी मात्र 21 दिन तक इन्होंने शासन किया। अपनी बीमारी के कारण अत्यधिक बीमार रहा करते थे, तो अपना जो राज कार्य था वह इन्होंने मनसुख नाटा नामक व्यक्ति को सौंपा था अपने, और कार्यभार संभाला था। और कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वह, कर्नल जेम्स टॉम ने ऐसा कहा है कि इनकी जो मृत्यु है वह जहर देने से हुई थी। और इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह जी, यानी महाराजा राज सिंह जी के पुत्र थे जो महाराजा प्रताप सिंह जी, उनकी हत्या कहा जाता है कि महाराजा सूर सिंह ने अपने गद्दी हटाने के लिए, यानी बीकानेर का शासन हटाने के लिए की थी, ताकि वह राज सिंह जी अपना जो शासन है वह अपने बीकानेर का शासन प्रताप सिंह जी को ना दें, ऐसा इतिहास के अंदर कहा जाता है, इतिहासकारों द्वारा। और यह सब साथियों आज हमने चर्चा करी बीकानेर के शासकों से संबंधित, जिसमें महाराजा राय सिंह जी से लेकर महाराजा राज सिंह जी तक हमने शासकों की आज चर्चा करी। और उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो साथी अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं और बीकानेर के शासन को विस्तार से समझना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं कि किस शासक ने कब तक बीकानेर पर शासन किया, क्या उसकी उपलब्धि रही, क्या विशेषता रही, तो वह इस वीडियो को बहुत ही गौर से और बड़े नोट्स बनाकर आप इस वीडियो का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। बार बार इस वीडियो को आप देखिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा साथियों तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजस्थान के जरूरतमंद अभ्यर्थियों को इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बड़े अध्ययन के बाद ही आप तक लेकर आ रहा हूं मैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट हम मिलेंगे बीकानेर के शासकों से ही संबंधित अगले वीडियो के अंदर साथियों हम अध्ययन करेंगे, महाराजा सूर सिंह से लेकर महाराजा करनी सिंह जी तक या साधु सिंह जी तक। और मुझे भी इजाजत साथियों,
आप सभी का वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम मिलते हैं बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित इतिहास के अगले शासकों से संबंधित चर्चा करने के लिए अगले वीडियो के अंदर। तब तक मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।